ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सिर्फ तिथि के स्वामी के माध्यम से कुंडली में विवाह और वैवाहिक जीवन कैसे देखा जाता है और इसको उदाहरण कुंडलियों की सहायता से भी समझेंगे। कई एक एग्जाम्पल चार्ट्स में हम देखेंगे कि कैसे इन जो रूल्स रेगुलेशन नियम कायदे अभी तक हमने जो जाने तिथि को लेकर के वो उसको आप कैसे लागू करके ये जान सकते हैं कि विवाह और वैवाहिक जीवन व्यक्ति का कैसा रह सकेगा। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि सिर्फ तिथि के माध्यम से विवाह और वैवाहिक जीवन कैसे देखा जाता है। बाकी अन्य जो मापदंड होते हैं उनको हम यहाँ नहीं लेंगे। सातवें भाव के स्वामी, कारक ग्रह, ये सब यहाँ पे चर्चा नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ तिथि के स्वामी के माध्यम से विवाह को कैसे देखें इसकी आज विस्तार से बात होगी। और इससे पहले यदि आप ये नहीं जानते हैं कि तिथि क्या है, पंचांग क्या है और इसको कैसे देखा जाता है, तो उसके लिए पहले ही मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। आप उसको कार्ड सेक्शन में भी उनका लिंक दिखाया जा रहा है, चैनल की प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, आप उनको अवश्य देखें। डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मौजूद है कि पंचांग क्या है, तिथि, वारेश, करण, नक्षत्र, योग क्या है और सबसे खास बात पंचांग दोष और ग्रह दोष क्या होते हैं। इन सब के ऊपर मैंने विस्तार से चर्चा की है, क्योंकि जितनी भी बातों की उन वीडियो में चर्चा हुई है उन सब का आज जो है इस वीडियो में एक प्रयोग होगा, उपयोग होगा। और जो भी उसमें बातें कही गई यदि आप वो नहीं जानते हैं तो यहाँ कई सारी चीज़ों के बारे में समझ पाना आपके लिए काफ़ी कठिन होगा। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें ताकि आपको भली भांति समझ सकें कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं हर ग्रह तिथि पंचांग के उनको कैसे देखा जाता है, वो आज हम जानेंगे। पर वो होते क्या है पहले उन्हें जानें। तो आइए अपने इस वीडियो को अब जो है आगे बढ़ाते हैं। और हम यहाँ पहले जो कुंडली ले रहे हैं वो है श्री बराक ओबामा जी की। यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ तिथि के माध्यम से कि विवाह कैसा रहा। तो इनका एक विवाह जो है अच्छा रहा है, सुखद वैवाहिक जीवन रहा है और काफ़ी जो है लोग इनके मैरिज और एक कपल गोल्स को लेकर के काफ़ी जो है ये प्रसिद्ध भी रहे हैं। तो यहाँ पे बात ये रहती है कि यहाँ पे तिथि का स्वामी इनके केस में है, इनका जन्म हुआ दशमी, कृष्ण दशमी में, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। तो दशमी तिथि का स्वामी होता है चंद्रमा। इनके केस में चंद्रमा जो है वो सातवें भाव, विवाह का जो है दो तरीके से कारण बन जा रहा है। पहली बात तिथि का स्वामी है, दूसरी बात सातवें भाव का भी वही स्वामी है। और चंद्रमा की परिस्थिति यदि देखें तो पांचवें भाव में उच्च का है, कोई पाप प्रभाव उसके ऊपर नहीं है, गुरु की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है और कोई भी अशुभ ग्रह उसको देखते नहीं है, ना ही उसके साथ कोई अशुभ ग्रह बैठे हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो चंद्रमा जो है एक सुखद कुशल वैवाहिक जीवन प्रदान करेगा और प्रेम विवाह भी प्रदान करेगा, क्योंकि सातवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में जा रहा है जो संबंधों का होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति है ग्रह की, जो कि विवाह और संबंधों दोनों के लिए बहुत ही शुभ है। और यहाँ पे विवाह लंबे समय ठहरता भी है और दूसरी बात कि वो सुखपूर्वक तरीके से आगे कायम भी रह पाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कुंडली है इस उदाहरण को समझने के लिए कि हम यहाँ कैसे सिर्फ तिथि के माध्यम से एक अच्छे सुखद वैवाहिक जीवन को ग्रह प्रदान कर रहे हैं। तो ये हमने पहले ही कुंडली देखी, ये आप समझ चुके होंगे। दूसरा उदाहरण यहाँ ले रहे हैं, शाहरुख खान जी की कुंडली है। अब इसमें जो है इनका जो तिथि का स्वामी है वो है राहु। यह शुक्ल अष्टमी में इनका जन्म हुआ, तो अष्टमी तिथि का स्वामी राहु होता है। और राहु जो है यहाँ पे 10वें भाव में है, उच्च का है। तो यहाँ पे दो बातें राहु दिखा रहा है। 10वां भाव करियर का होता है, तो एक बात ये नजर आएगी कि जब विवाह हो जाएगा तो आपके प्रोफेशन में, करियर में बहुत जो है ये सफलता प्रदान करेगा, भाग्योदय विवाह के बाद और करियर में ग्रोथ विवाह के बाद, जो कि इनके जीवन में रहा। दूसरी बात, राहु 10वें भाव में है और राहु एक खास बात और कि राहु और शनि दोनों ही 7वें भाव के यहाँ स्वामी बनते हैं। तो शनि का भी 7वें भाव के स्वामियों के 7वें भाव में है, पाप प्रभाव नहीं है। ऐसे ही राहु भी 7वें भाव का स्वामी है और उच्च का है और शुक्र से उसको बल प्राप्ति है। शुक्र इस कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा है। तो ये दिखाई पड़ता है कि विवाह को ये कायम रखेंगे। जनरली सामान्यतः कभी भी राहु एक शुभ ग्रह नहीं माना जाता है विवाह के लिए, पर अगर वो विवाह का कारक बन जाए तो आपको उसको बहुत ही बखूबी देखना चाहिए, क्योंकि यदि राहु जो है
खराब परिस्थितियों में बैठा तो विवाह को चलने नहीं देता। तो यहाँ पे ऐसी परिस्थिति नहीं हो रही है, क्योंकि उसके लिए शनि भी जिम्मेदार है। शनि अच्छी परिस्थिति में है, राहु की परिस्थिति अच्छी है और शुक्र से उसको बल प्राप्ति है। शुक्र पीड़ित नहीं है इस कुंडली में। दूसरी बात ये कि इनका जो है विवाह एक दूसरे धर्म में जो इनकी पत्नी रही उनसे हुआ, हिंदू धर्म की पत्नी है। तो राहु क्या है, ऐसे लोग जो आपके जाति, धर्म, संप्रदाय या देश आदि से भिन्न होते हैं। तो राहु होता है फॉरेन थिंग्स, कल्चर, रिलीजन एंड लैंड्स। तो यहाँ पे जो है ये दूसरे धर्म में जो विवाह रहा वो भी राहु की मदद से ही दिखता है। अच्छा, यहाँ पे कई सारे जो है अब लोगों के भाई कंट्रोवर्सीज अलग हैं, हम उनकी बात यहाँ कर नहीं रहे क्योंकि वो कोई भी सिद्ध नहीं है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि विवाह कायम है, कई वर्षों से चलता चला आ रहा है और किसी भी अन्य प्रकार के यहाँ पे जो एक माने हुए जाने हुए कोई भी तथ्यात्मक पहलू सामने अभी तक कभी कोई दिखाई नहीं दिए जो कि ये बताएं कि विवाह या वैवाहिक जीवन उनका बहुत ही दुश्वार रहा हो। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि ये राहु की वजह से संभव हो रहा है इस कुंडली में, दूसरा शनि की वजह से। तो ये भी कुंडली एक काफ़ी अच्छा उदाहरण है इसके लिए कि ये विवाह दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, अब तीसरी कुंडली हम ले रहे हैं एंजेलिना जोली की। इस कुंडली में अभी तक हमने 2 कुंडलियां ऐसी देखी जिनमें विवाह सही उम्र पे हो जाने के बाद लंबे समय तक चलता रहा है और आज भी चल रहा है। तो हमने 2 उदाहरण ये लिए। अब हम जो उदाहरण लेने जा रहे हैं यहाँ पे अब देखेंगे कि जिसमें कई एक विवाह रहे, एक भी विवाह टिका नहीं और मैरिज जो है होने के बाद चली कोई भी नहीं। तो एक दुखद वैवाहिक जीवन और अल्टीमेटली सेपरेशन, इनके कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे एक बात आ रही है कि इनका जो जन्म हुआ कृष्ण दशमी, इनका जन्म है दशमी। तो दशमी का स्वामी होता है चंद्रमा। अब देखिए, चंद्रमा आप टेक्निकली देखा जाए तो लग्न का स्वामी है, बृहस्पति मंगल के साथ है और ये योग करके लगने के लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त राजयोग है। बट ये विवाह के लिए बहुत ही बेकार है, क्योंकि यहाँ पे एक बात को आप याद करें, मैंने पंचांग दोष में इस बात की चर्चा की है कि जब भी चंद्रमा या गुरु आपके तिथि के स्वामी होंगे तो वो साथ में यदि बैठे तो ग्रह दोष बना देंगे। तो इसमें चंद्रमा तिथि का स्वामी है और गुरु के साथ बैठा है। तो ये टेक्निकली आप सोचेंगे कि भाई ये गज केसरी योग है, बड़ा बढ़िया है। बढ़िया है करियर के लिए, इनके विवाह और पारिवारिक जीवन के लिए बिल्कुल बेकार है। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, ये कुंडली को लेने का मेरा कारण ही है ये, ताकि आपको ये दिखा सकूं कि यहाँ पे दूसरे लोग जो है बाकी जैसे कहें कि हाँ शनि 7वें भाव का स्वामी 12वें में चला गया, मंगल शनि म्यूचुअल एस्पेक्ट, 7वें पे केतु की दृष्टि। तो चलिए हम ये मान सकते हैं कि एक शादी नहीं टिकेगी, दूसरी शादी भी क्यों नहीं टिकी। 3 शादियां हुई हैं एंजेलिना जोली की, 3। तो 3 मैरिजेस, नन ऑफ देम सर्वाइव। पहली शादी 7वें भाव से देखी जाती है, दूसरी शादी 9वें भाव से देखी जाती है। तो अगर हम चलिए मानते हैं कि पहली शादी नहीं टिकी किसी कारणवश, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी अशुभ स्थिति में है, 7वें भाव पे पाप प्रभाव अधिक है, पर क्या कारण बनेगा कि दूसरी शादी भी ना टिके, क्योंकि दूसरी शादी 9वें भाव से देखते हैं, गुरु चंद्र मंगल सब साथ बैठे हैं, अच्छा योग है। व्हाट वाज द रीजन दैट शादी नहीं टिकी? उसका सबसे बड़ा कारण है ग्रह दोष जबरदस्त है। तो यहाँ पे बृहस्पति और चंद्रमा दोनों मिल करके ग्रह दोष बना रहे हैं और ये योग जो है ताकतवर है। तो यहाँ पे ये आपके भौतिक सुख समृद्धि और करियर के लिए, धन संपत्ति के लिए, संतानों के लिए बहुत अच्छा है, पर विवाह के लिए बिल्कुल ही बेकार है। तो ये एक बहुत एक दिलचस्प उदाहरण है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि गुरु चंद्र जिनका योग बड़ा शुभ मानते हैं, वो विवाह को बर्बाद कर चुका है इनके जीवन में। तो यहाँ पे गुरु चंद्र साथ हैं और ये सिर्फ इसी से देखा जा सकता है कि क्यों 3 शादियाँ रहीं और तीनों टूट गई फाइनली। तो ये मेन रीज़न है जो यहाँ पे आपको दिखाना था। तो एक इनकी कुंडली आपने समझी। अगला चार्ट ये एक है, ये मेरे कंसल्टेशन का केस है। ये एक विदेशी महिला है जिनके 5 शादियाँ रहीं और कई एक रिलेशनशिप्स भी रहे, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। पर यहाँ पे ये बात रहती है कि इनके केस में भी ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे पहली बात देखें तो इनका जो तिथि का स्वामी है वो है शुक्र। षष्ठी, शुक्ल षष्ठी में जन्म हुआ, षष्ठी का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र इनके केस में 7वें भाव का भी स्वामी बना हुआ है। शुक्र नैसर्गिक रूप से विवाह का कारक भी माना जाता है। तो शुक्र की भूमिका यहाँ पे विवाह को लेकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर शुक्र देखेंगे यदि तो बहुत ज़्यादा खराब परिस्थिति में गया हुआ है, क्योंकि पहली बात शुक्र 6ठे भाव में है, मर्ण कारक है। दूसरा सूर्य
से अस्त है। तीसरा, सूर्य शुक्र एक दूसरे के भीषण शत्रु होते हैं, जिसमें सूर्य ताकतवर है, शुक्र के पास कोई बल नहीं है। चौथा, शुक्र सूर्य और मंगल 3 ग्रह रिलेशन में है, क्योंकि सूर्य और मंगल में परिवर्तन है। तो अगर ये दोनों परिवर्तन में गए हुए तो सूर्य शुक्र मंगल 3 ग्रहों का आपस में संबंध बनेगा, जिसकी वजह से शुक्र के ऊपर और पाप प्रभाव आएगा। चौथा, शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है, तो इस शुक्र जो कि 7वें भाव का स्वामी भी था और विवाह का कारक भी है, तिथि का स्वामी हो जाने की वजह से उसके ऊपर भीषण पाप प्रभाव है। पहली बात, 6ठे भाव में बैठा, मेष राशि शत्रु राशि में बैठा, सूर्य मंगल शत्रुओं से संबंध बनाया, शनि की दृष्टि पाप प्रभाव, तो यहाँ पे शुक्र के पास कोई बल नहीं बचता। दूसरा, यदि आप देखें तो शुक्र और सूर्य में नक्षत्र परिवर्तन भी है, दोनों एक दूसरे के नक्षत्रों में बैठे हैं, तो इससे पता चलता है कि शुक्र के पास जो थोड़ा बहुत, अब हम कहें बिल्कुल ही जीरो बल बचता है। हाईली मेलेफिक, दैट रिलेशनशिप्स बहुत सारे होंगे, चलेंगे एक को नहीं। और रिलेशनशिप्स जो है उसको देने का कारण गुरु भी है। 5वें भाव का स्वामी गुरु चंडाल, 7वें भाव में उच्च के राहु के साथ, जिसमें गुरु महिलाओं के लिए पति का कारक माना जाता है, विवाह के लिए अति महत्वपूर्ण ग्रह माना गया। अब गुरु की स्थिति भी यहाँ पे अशुभ है बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या पता चलता है कि संबंध अनेकों होंगे जिनकी जो है कोई गिनती नहीं होती। और दूसरी बात, विवाह भी होंगे पर विवाह एक भी नहीं ठहरेगा। तो 5 शादियां रहीं और 5 में से एक भी नहीं चली है, सारे डिवोर्स हुए हैं। और मैक्सिमम जो पीरियड एक शादी रही है वो 4 वर्ष की रही है। उसके बाद जितनी भी विवाह रहे वो सारे के सारे 1.5 साल से ऊपर कोई भी नहीं टिके, 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये परिस्थिति क्यों उठ रही है उसको समझाने का भी आपको यहाँ पे हमने बताया है कारण कि क्यों, कैसे ही तिथि के स्वामी से ही बस इसको देख सकते हैं, तो शुक्र की परिस्थिति से आप इसको समझ पाए होंगे। तो ये भी एक बहुत दिलचस्प उदाहरण था विवाह को देखने के लिए। अब अगला केस लेते हैं यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम जी का। ये भी बहुत प्रख्यात कुंडली है, हमारे भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और महान वैज्ञानिक रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात रहेगी कि इनके जीवन में ये कभी शादी नहीं किए और पूरा जीवन जो है इन्होंने अपना कार्य को समर्पित कर दिया। तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझते हैं। इनके केस में जो तिथि का स्वामी है वो है चतुर्थी तिथि में जन्म हुआ, शुक्ल चतुर्थी, तो इसका स्वामी बनता है बुध। बुध यहाँ पे वो ग्रह है जो अब इनके केस में विवाह कंट्रोल कर रहा है। अब अगर यदि आप देखें तो बुध उच्च का है तो कायदे से शादी ब्याह होना चाहिए था, क्योंकि बुध तो उच्च का है। पर बुध के साथ एक खराबी है, क्योंकि सूर्य बुध साथ गए हुए हैं और केतु के साथ है, तो जब भी सूर्य बुध साथ होंगे या बुध शनि साथ होंगे तो ये ग्रह दोष बना देते हैं। और ये आपको नहीं पता तो जैसे मैंने कहा पंचांग दोष ग्रह दोष का वीडियो देखिए, वरना ये सब चीज़ें आपको पल्ले नहीं पड़ेंगी। तो यहाँ ये बात रहती है कि बुध जो है वो सूर्य बुध टेक्निकली बुधादित्य योग माना जाता है, ये बुद्धि के लिए अच्छा है। विवाह के लिए अगर ये योग बनाएंगे तो दोष बनेगा, ये विवाह के लिए कभी शुभ नहीं होता। तो यहाँ तिथि, बुध की तिथि में जन्म हो जाने के कारण सूर्य के साथ बुध का कनेक्शन ग्रह दोष उत्पन्न करता है, जिसमें बुध अस्त भी होता है। तीसरा, बुध पाप कर्तरी में है, केतु और सूर्य के बीच में फंसा हुआ है। और खास तौर से देखिए केतु जो होता है, यदि सूर्य बुध केतु साथ चले जाएं तो ये, और इनके ऊपर क्या है, शनि की दृष्टि है, तो ये संन्यास पैदा करते हैं, अर्ध संन्यास, पूर्ण संन्यास नहीं, अर्ध संन्यास पैदा करते हैं, क्योंकि केतु मोक्ष और वैराग्य का कारक है, शनि भी डिटैचमेंट, वैराग्य और दूरियों का कारक होता है, तो इसकी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पे ये बात रहेगी कि ये जो योग है लग्न में सूर्य बुध केतु, ये एक आध्यात्मिक योग है और ये वाकई में एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। ऐसे ही यहाँ पे नवमांश में भी यदि देखें जो विवाह के लिए देखा जाता है तो सूर्य बुध में परिवर्तन हुआ है। आपको जिस तिथि में व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी परिस्थिति लग्न में भी देखिए और नवमांश में भी देखिए। कई बार क्या होता है कि लग्न में ग्रह दोष नहीं होते हैं, नवमांश में ग्रह दोष होते हैं, तो नवमांश में यदि ग्रह दोष बन रहे हैं तो भी विवाह में या दिक्कतें आएंगी या वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न अवश्य होंगी, ऐसा असंभव है कि ना हो। तो यहाँ ये बात रहेगी कि बुध और सूर्य का परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से इस कुंडली में भी ग्रह दोष, बुध के ऊपर पाप प्रभाव, शनि और केतु और मंगल की दृष्टियां, तो ये सारी बातें यहाँ पे स्पष्ट करती हैं कि इनका भी विवाह पूरे जीवन नहीं रहा और इन्होंने अपने कार्य को कार्य के लिए और देश के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन कुंडली है जो कि विवाह के लेकर के हम देख सकते हैं। अगली जो आखिरी कुंडली हम ले रहे हैं वो है निकोला टेस्ला। ये भी बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं, बहुत महान अभियंता रहे हैं। तो इनके केस में क्या हो रहा है, इन्होंने भी कभी शादी नहीं की और रिलेशनशिप्स वगैरह भी कोई नहीं रहे। तो यहाँ पे इनके केस में जो तिथि का स्वामी है ये भी एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। इसमें क्या है,
तिथि का स्वामी है शुक्ल अष्टमी में जन्म हुआ, तो अष्टमी का स्वामी होता है राहु, और इनका जन्म हुआ बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन। तो यहाँ पे गुरु और राहु, गुरु है वारेश और राहु है तिथि का स्वामी। तो गुरु और राहु यदि आप देखें तो साथ में है, गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये जो योग है ये पंचांग दोष भी है और ग्रह दोष भी है। पंचांग दोष इसलिए है क्योंकि वारेश और तिथि के स्वामी साथ बैठ गए हैं, तो वारेश है गुरु और तिथि का स्वामी राहु, जब भी दोनों साथ बैठे तो ये पंचांग दोष बना देते हैं। दूसरा, गुरु और राहु जब भी साथ होंगे, भले ही वो पंचांग दोष न भी बनाए, अगर वो आपके तिथि या वारेश के स्वामी हैं तो वो ग्रह दोष भी बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गुरु राहु ने पंचांग दोष भी पैदा किया है और ग्रह दोष भी पैदा किया है। अब इसमें यह देखना पड़ेगा कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। ऑब्वियसली अगर हम देखें पंचांग दोष में कौन जीत रहा है, गुरु, क्योंकि गुरु अपनी राशि में है, राहु शत्रु राशि में है। तो गुरु अगर जीत रहा है तो क्या करेगा, वारेश आपके स्वास्थ्य और आयु और जीवन के लिए जिम्मेदार होता है, तो इट विल प्रोटेक्ट योर हेल्थ, लाइफ एंड लॉन्जिविटी। और ऑब्वियसली पंचांग दोष ये कहता है कि भाई ग्रह को चॉइस लेनी पड़ेगी, चुनना पड़ेगा कि या तो वो हेल्थ और लाइफ को सपोर्ट करे या फिर वो मैरिज को सपोर्ट करे, और उसकी कुंडली में स्थिति ये बताएगी कि वो किसे चुन रहा है और किसे छोड़ रहा है। तो यहाँ पे गुरु जो है ताकतवर हुआ, तो ऑब्वियसली गुरु ताकतवर हो जाने की वजह से विवाह को छोड़ देगा क्योंकि वो विवाह का कारक नहीं, और स्वास्थ्य, आयु और जीवन की वृद्धि कर देगा। तो स्वास्थ्य, आयु और जीवन में बढ़ोतरी आ जाएगी और विवाह कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ही वॉज नेवर मैरिड। तो इस केस में गुरु राहु का जो पंचांग दोष बना उसमें गुरु विजय होता है, जिसकी वजह से राहु कमजोर पड़ गया, तो मैरिज ऑब्वियसली कट गई। दूसरी बात, गुरु जो है लग्न और नवमांश दोनों में ही अपनी राशियों में बैठा है, ताकतवर है, इस वजह से ये स्वास्थ्य और आयु को बेहतर रखेगा। तीसरी बात कि कुछ ना कुछ इनको स्वास्थ्य समस्याएं रहीं अर्ली चाइल्डहुड में और फिर ओल्ड एज में, उसका कारण है लग्न का स्वामी छठे में बैठना और दूसरा गुरु के ऊपर राहु का पाप प्रभाव। तो अल्टीमेटली ये दिखाता है कि गुरु और राहु फाइनली कुछ ना कुछ स्वास्थ्य को टेम्परेरी दिक्कतें पैदा करेंगे, बट अल्टीमेटली कोई ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स या इलनेसेस जिसे कहा जाए जिसकी वजह से जिंदगी दुरूह हो गई है, ऐसा नहीं होगा और विवाह कट जाएगा। और उसका विवाह का कट जाने का एक और मुख्य मूलभूत कारण है ये चार ग्रह जो साथ बैठे, सूर्य, शुक्र, शनि, बुध, सातवें भाव का स्वामी शुक्र है। और ये क्या है, टेक्निकली संन्यास योग बना रहा है। संन्यास योग तब बनता है जब चार ग्रह, चार या चार से अधिक ग्रह कुंडली में एक साथ बैठे हों, जिसमें 10वें भाव का स्वामी मौजूद होना चाहिए। 10वां भाव का स्वामी मौजूद नहीं है तो ये योग नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, 10वें भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी सब साथ है। शुक्र जो है पापकर्त्री में है, सूर्य शनि के बीच में फंसा है और सूर्य से अस्त है। तो ये जो योग है, हालांकि ये एक बहुत प्रोमिनेंट संन्यास योग नहीं है, बट फिर भी ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है किसके लिए, विवाह नहीं होने देगा, रिलेशनशिप भी नहीं होने देगा। तो यहाँ ये बात रहती है कि अल्टीमेटली जो ये कुंडली है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट इस फैक्टर को दिखाती है कि कैसे सिर्फ ग्रह दोष और पंचांग दोष ही मैरिज और रिलेशनशिप कंट्रोल कर रहे हैं, हेल्थ और लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं, और कैसे कौन सा ग्रह जीत करके उस चीज़ को ठीक कर देगा और जो चीज़ जो ग्रह कमज़ोर पड़ेगा उससे रिलेटेड चीज़ खराब हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत मुख्य उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तिथि के स्वामी से ही कि क्यों इनका विवाह नहीं हुआ। तो ये हमने यहाँ पे कई सारी कुंडलियों के माध्यम से आज जानने की चेष्टा की कि सिर्फ तिथि के स्वामी से ही आप विवाह और वैवाहिक जीवन कैसे देख सकते हैं। और हमने उदाहरणों में ऐसे लोगों के भी उदाहरण लिए जिनकी शादी अच्छी चल रही है, सही समय पे हो गई और कायम है। दूसरा ऐसे उदाहरण लिए जिनकी कई एक शादियां हुई, एक भी नहीं टिकी हैं, और ऐसे भी उदाहरण लिए जिनकी शादी कभी हुई ही नहीं, और सब हमने सिर्फ तिथि के स्वामी से ही जाना है। तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी गहराई से समझ चुके होंगे कि कैसे इसको देखें। बाकी विवाह को कैसे देखा जाता है इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है डिटेल में, यदि आपने वो नहीं देखा तो आप उसे देखिए, उसका लिंक कार्ड सेक्शन में दिया जा रहा है और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है। उसमें हमने और बाकी फैक्टर्स जो होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, इसके अतिरिक्त उनकी चर्चा की है कि क्या क्या चीज़ें आपको एक मैरिज और मैरिटल लाइफ को जज करने के लिए कुंडली में देखनी चाहिए। तो उस वीडियो को भी आप अधिक जानकारी के लिए अवश्य देख सकते हैं। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।